डिस्कस ऑनलाइन क्लासेस क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 21 सामाजिक उपेक्षा के बारे में डिस्कस कर चुके थे। सामाजिक उपेक्षा से हमारा क्या तात्पर्य, मैंने आपको बताया था। उपेक्षा का मतलब ये होता है कोई किसी भी चीज में बुराई ढूंढना, उपेक्षित कर देना। ओके, तो ये जो चैप्टर्स हमारा है अकॉर्डिंग टू सामाजिक उपेक्षा है। सामाजिक उपेक्षा से हमारा तात्पर्य है जब कोई किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी भी तरीके से सामाजिक रूप से उसमें बुराई ढूंढी जाए या सामाजिक रूप से उसे उपेक्षित कर दिया जाए तो उसे सामाजिक उपेक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सामाजिक वातावरण में व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप, माने सामाजिक वातावरण, जैसे मनुष्य क्या है, हम लोग मानते हैं ना मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए इट मीन्स जितना हमें भोजन की, वस्त्र की, मकान की आवश्यकता होती है उससे भी कहीं ज्यादा हमें समाज की भी आवश्यकता होती है। माने क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के मनुष्य का जीवन बेकार है। ओके, तो सामाजिक वातावरण में व्यक्तियों का ऐसा समूह यानी कोई ऐसा ग्रुप जैसे क्या हो, समिति से बाहर रखा गया हो, यानी जो बाहर रखने का अनुभव रखता है उसे उपेक्षा है। माने ऐसे व्यक्ति की क्या होती है, उपेक्षाएं हो सकती हैं। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि पुराने समय में यानी प्राचीन काल में क्या था कि जो भी हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्हें समाज से उपेक्षित रखा जाता था, इट मीन्स उन्हें निम्न जाति कहकर उन्हें समाज से उपेक्षित रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पीने का जल नहीं दिया जाता था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो वो क्या थे, सामाजिक रूप से उपेक्षित ही थे। ओके, सामाजिक उपेक्षा मैंने आपको बताया कि उनके माने हर व्यक्तियों में क्या था, अलग अलग प्रथाएं थी, अलग अलग माने उससे उन्हें अपनी कर्तव्य, जिम्मेदारियां और प्रथाएं जो थी वो भी मनुष्य की यानी मनुष्य होते हुए भी उनमें अलग अलग पाई जाती थी। ओके, इस तरह से जो भी धर्म, प्रथा इन सब चीजों से अलग थे तो वे अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। ओके, वे स्वयं को एक उपेक्षा यानी उपेक्षा की दृष्टि में देखते थे और उपेक्षित रहते हुए वे व्यक्ति धीरे धीरे क्या हुआ, वे गरीब होते गए, अशिक्षित होते गए, समाज में उनका स्तर गिरता गया। इस प्रकार अन्य से माने अन्य व्यक्तियों से वे व्यक्ति मानवता में कम आके जाते थे। ओके, इट मीन्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में। अन्य पिछड़ा वर्ग से हमारा क्या तात्पर्य है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग माने जो अन्य पिछड़ा वर्ग है समाज में वो क्या है, जो ओबीसी माने जिसे हम लोग ओबीसी के नाम से जानते हैं। ओके, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। ओके, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ऐसे व्यक्ति जो समाज यानी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ों का वर्णन करते हैं। माने ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जिनका सरकारी यानी सरकारी, सामाजिक और शैक्षिक व्यक्ति उनका लाभ माने उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। इस तरह के व्यक्तियों को हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओबीसी के उत्थान के लिए कदम यानी सरकार माने आज हमारी सरकार ओबीसी के व्यक्तियों के लिए क्या क्या कदम उठा रही है या सरकार ने आज ओबीसी के कंडीशन को उठाने के लिए क्या किया है। तो सरकारी नौकरी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। ओके, माने जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं तो शैक्षिक संस्थाओं में तथा सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% यानी 27% आरक्षण रखा गया है। अनुच्छेद 340 के तहत माने जो अनुच्छेद हमारा 340 है इसके तहत भारतीय संविधान के अनुसार ओबीसी को प्रोन्नत करना अनिवार्य है। ओके, माने इसमें ये कहा गया है कि 340 के तहत भारतीय संविधान में एक स्टिक रखी गई है कि ओबीसी को प्रोन्नत करना अनिवार्य है। परीक्षाओं के लिए माने जो भी हमारी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान है। माने ये कहा गया है
कि जो भी हमारी परीक्षाएं हैं, जो भी हमारी एग्जामिनेशंस हैं, उनमें निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान भी रखा गया है। ओके, नेक्स्ट 10% माने 10% सीट सभी तकनीकी तथा पेशेवर संस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी नियुक्त की गई हैं, चाहे हमारे शैक्षिक संस्थान हो, चाहे तकनीकी संस्थान हो या पेशेवर संस्थान हो, इनमें 10% ओबीसी के लिए स्थान रखा गया है। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे महिला के बारे में। तो महिलाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि भारतीय समाज में कुछ पुराने समय से जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का स्थान दिया जाता था। जिससे हम लोग वैदिक काल की बात करते थे हमें पता चलता है कि हम देखते भी हैं, तो आप देखते हो कि राजा के साथ समाज में महिलाओं यानी रानी को भी बैठने का स्थान दिया जाता था, ये आपने देखा होगा ना। बट आफ्टर मिडिल माने कुछ मध्यकाल का समय ऐसा रहा जब भारतीय समाज में महिलाओं का दर्जा पुरुष से नीचा था। ओके, महिलाओं का दर्जा क्या था, यानी महिलाओं का जो प्लेस था हमारी सोसाइटी में वो कैसा था, नीचा था। वे स्रोतों तथा महत्वपूर्ण निर्णयों पर कम नियंत्रण रखती थी। माने ये मतलब होता था कि जब कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है वहां महिलाओं से सलाह नहीं ली जाती थी, या जब इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट काम है वहां महिलाओं से कुछ भी काम नहीं लिया जाता था। भारत में बाल विवाह तथा बच्चा पैदा करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता था, यानी महिलाओं को केवल एक ही काम के लिए नियुक्त किया जाता था, इसलिए बाल विवाह होने से महिलाओं की कंडीशन दयनीय हो गई थी। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अहिंसा और अपने स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के कारण। माने अहिंसा और स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के कारण बढ़ती उम्र तक एक लड़की को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। माने जैसे लड़कियां बढ़ती उम्र में होती थी तो उन्हें कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे क्या था, कन्या भ्रूण हत्या था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, किशोरावस्था में अनचाही गर्भावस्था से था। माने कई ऐसे काम थे जो महिलाओं को उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से कमजोर बना रहे थे। ओके, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए यानी महिलाओं की इन कंडीशंस से महिलाओं को उबारने के लिए प्राथमिक कार्य किए गए थे, या कई लोगों ने या कई समाज सुधारकों ने काम करने स्टार्ट किए, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अन्य ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्य किए थे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले तथा उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ने महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले थे, जिससे महिलाएं यदि शिक्षित होंगी तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है जो वो भी अच्छा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे इस चैप्टर में के कई टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। मैं आपसे अगले